तो स्कंदगुप्त हो गया था, समुद्रगुप्त हो गया था, चंद्रगुप्त द्वितीय हो गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो 3 अभिलेख है कहाँ कहाँ होता हो? गढ़वाल, सांची और गुड। कुमार गुप्त को कौन कौन सी उपाधि मिली है? मतलब किन किन नाम से जाना जाता है? हाँ, तीनों में महेंद्र ही था, इतना भी करते हैं। महेंद्रादित्य, महेंद्र चंद्र और अश्वमेध महेंद्र। खैर, सब रिविजन आप नहीं किया। अब उसके बाद आते हैं गुप्त काल की राजनीतिक व्यवस्था कैसे, ठीक है। तो प्रशासन कैसा था सबसे पहले पूछा गया, तो क्या प्राथमिक क्यों आना है? तो गुप्त काल का प्रशासन कैसा था? तो गुप्त काल का प्रशासन केंद्रीकृत था, ठीक है। केंद्रीकृत प्रशासन होगा तो प्रमुख कौन होगा, उसका हेड कौन होगा? राजा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये राजा किस सिद्धांत पे काम करता था? तो दैवीय सिद्धांत पे काम करता था, यानी कि राजा को भगवान का भेजा हुआ दूत माना जाता था। तो यहाँ पे राजा और ये वर्किंग कल्चर जो था वो था दैवीय सिद्धांत। इसीलिए इसको कहा जाता था देवराज या देवगुप्त। तो वहां के राजा को देवराज या देवगुप्त कहा जाता था, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि किस राजा की तुलना यम, यमराज, कुबेर या इंद्र से की गई है? ऐसा कोई गुप्त काल में राजा था जिसकी तुलना इन तीन देवताओं से की गई थी, यम से, कुबेर से और इंद्र से। तो इसमें आपको तीनों नहीं पूछेगा, कभी पूछ देगा कि इंद्र से तुलना किस गुप्त साम्राज्य के राजा को की गई, या यम की तुलना की यम से की गई, या फिर कुबेर से किसकी तुलना की गई। लेकिन एक ही राजा का 3 देवताओं से तुलना की है। समुद्र को नहीं, उसको तो नेपोलियन, विक्रमादित्य, नो, वही चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को यम भी बोला जाता था, इंद्र भी बोला जाता था और कुबेर भी बोला जाता था, यानी कि उनका कंपेयर इन 3 देवताओं से। उसके बाद सिस्टम कैसे था, केंद्रीकृत प्रणाली थी, तो उसके नीचे भी होगा। तो सबसे ऊपर था साम्राज्य, पूरा राज्य, उसका मालिक राजा। उसके बाद उसके नीचे गुप्ती, के नीचे क्या था? गुप्ती राज्य, जो आज हम लोग प्रांत होता है ना, इसको पहले भुक्ति बोलते थे। भुक्ति बोलते थे, औनी बोलते थे, भोग बोलते थे। भुक्ति, औनी और भोग, ये किसको बोलते थे? प्रांत को। तो ये आपसे पूछेगा, इस सब विषय क्वेश्चन अक्सर आते हैं कि प्रांत को क्या कहा जाता था गुप्त काल में। इन तीनों ऑप्शन दे देगा, बोलेगा ऑल ऑफ दिस, सही हो जाएगा, या एक ऑप्शन देगा बाकी 3 गलत देते हैं, ठीक है। और इसका बॉस कौन होता था? तो भुक्ति रहेगा तो भुक्तिपति, या औनी रहेगा तो औनीपति, या फिर भोग का ऊपरी, ऊपरी वाला जो है ये ज्यादा आता था, आता है एग्जाम्पल में ऊपरी। जैसे मुख्यमंत्री होता है ना, तो मुख्यमंत्री को पहले ऊपरी कहा जाता था, औनीपति कहा जाता था या मुक्तिपति कहा जाता था? किस काल में? गुप्त काल। मौर्य काल मत करो तो फिर को फिल्म बनाना पड़ता है, स्क्रिप्ट राइटिंग का शौक चढ़ा हुआ है। उसके बाद प्रांत के बाद क्या आएगा? विषय। विषय किसको कहते थे? जिला। और विषय का बॉस कौन होगा? विषय। उसके बाद विधि, विषय के बाद क्या आएगा? विधि। विधि को परगना बोलते हैं, जैसे अनुमंडल होता है ना, तो विधि को बोलते हैं परगना। जैसे अभी आप सुनते होंगे संथाल परगना बोला जाता है, तो विधि को बोलते हैं परगना। और विधि में इसके 2 पार्ट थे, एक अर्बन और एक रूरल, यानी कि विलेज और शहरी।
तो गांव का जो हेड होता था उसको पूर्वपति कहा जाता था, पूर्वपति। और शहर वाला जो होता था उसको बोला जाता था नागरिक, नागरिक से नागरिक। तो परगना हो गया, परगना में शहर भी आ जाएगा, गांव भी आ जाएगा। अब इसके बाद था पेट। पेठा खाए हो, पेठा, पिट्ठा, दल पिट्ठा भी होता है। तो पिठा नहीं, पेट होता था, पेट। पेट में 10 गांव का ग्रुप, 10 गांव का एक पेट होता है। अभी 10 गांव के का एक मुखिया होता है। मुखिया किसी गांव का नहीं होता है, वो 10 गांव का एक पंचायत बनता है, पंचायत का मुखिया होता है। तो ऐसे ही पेट को मान लो पंचायत, पेट होता। और इसका हेड कौन होता था? पेटपति। पंचायत का हेड पेटपति, ठीक है। और सबसे नीचे होता था ग्राम, और ग्राम का हेड ग्रामीण। यहाँ तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं होनी चाहिए थी। चलिए, पति वाला कॉन्सेप्ट गुप्त काल से आया है ना, हम लोग अभी भी राष्ट्रपति का। हाँ नहीं, कॉन्सेप्ट पति का मतलब क्या होता है? मालिक। मालिक। उसके बाद है इसके प्रमुख अधिकारी कौन होते थे? ये तो आपका हो गया प्रमुख राजा, राज प्रणाली का सब शांति होता, राजनीतिक प्रणाली का। अब इसके अधिकारी, जैसे आईएएस वाईएएस भी होता है, तो ये अधिकारी उस टाइम भी होते थे, बस आईएएस नहीं होते थे लेकिन अधिकारी तो होते थे। तो सबसे बड़ा पद था महादंड नायक, जिसको न्याय मंत्री, जस्टिस का नया काम था, जैसे जज होता है ना, तो उस टाइम होता था महादंड नायक, दंड देने का काम करता। उसके बाद क्या होता था? तो महापीलुपति, 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 महापीलुपति। तो हस्ती सेना का प्रमुख, हस्त सेना का प्रमुख। अच्छा, तो जैसे हाँ हाँ, हस्ती सेना का प्रमुख महापीलुपति हो गए, वैसे ही जो घोड़ा सेना का, घुड़सवार सेना का प्रमुख उसको क्या बोलेंगे? घोड़ा को क्या बोलते हैं? अश्व। तो इसको बोलेंगे महास्वपति, महास्वपति। मोह में अश्व लग गया, महास्वपति। घुड़सवार सेना का हेड हो गए। अच्छा, कोई युद्ध हो रहा है, आपको शांति करवाने चला गया, शांति हो रहा है, युद्ध करवाने चला गया, तो उसको क्या कहेंगे? संधि विग्रह, संधि विग्रह। भूतकाल में उसको संधि विग्रह का कहा जाता था। ये युद्ध और शांति का मंत्री होता था। धार्मिक मामलों का प्रमुख, तो धार्मिक मामलों का प्रमुख कहते थे विनय स्थिति स्थापक, विनय स्थिति स्थापक। ये धार्मिक धार्मिक मामलों के प्रमुख होते थे। चाट और भात, ये सब किसके लिए प्रयोग किया जाता था भूतकाल में? चाट खाते हो ना, चाट और भात, भात नहीं भाट, भाट, हाँ हाँ, भाट भाट मतलब आज के डेट में एक जाति होता है, जो आपके वो है, तो जो आपके गुरु जी हैं, जो आपके गुरु जी हैं। वो तो वो है हाँ हाँ, पंडित जी है, नहीं, कुछ कर रहे जाते हैं। हाँ। तो चाट और भाट पुलिस के लिए प्रयोग किया जाता है। चाट है कि जाट? चाट, चौ चौ चौ। अब हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। गुप्त काल में पितृ सत्तात्मक व्यवस्था थी, हाँ या ना? हाँ। हाँ, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो क्या बोलते हैं, मातृ प्रधान या महिला प्रधान देश राज्य रहा होगा, पितृ प्रधान। पुरुष प्रधान। गुड। वैदिक काल की तुलना में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी या बुरी थी?
गुप्त काल में अच्छी गुप्त काल में वैदिक काल की तुलना में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी या बुरी थी? अच्छी थी बुरी थी पूरी थी। जी, वैदिक काल की तुलना में खराब। विधवा पुनर्विवाह होता था या नहीं होता था? लेकिन हाँ होता था, हाँ हो गया। लेकिन अनेक कठिनाई थी, बहुत तरह के समस्याएं आ गई। उसके बाद क्या है, सती प्रथा थी या नहीं थी? नहीं हाँ थी, लेकिन अधिक प्रचलन नहीं थी, कहीं कहीं कोई करवा देता था, कोई पॉपुलर प्रथा नहीं था वो। बहुविवाह होता था, हाँ पुरुष महिला दोनों होता था। नहीं पुरुष करता था जैसे अभी जो फिल्म शूटिंग होने वाला है उसमें ट्विटर और प्रियांशु जी एक्ट करने वाले हैं गलत बात और नेहा टीचर का रोल करेंगे। नेहा टीचर का रोल करेंगे और एस्पिरेंट का रोल करेंगे ट्विटर और फेक हीरो का रोल विद्रोह कर देंगे अफवाह फैलाने पर फ्रांस में क्रांति हो गया था याद है ना यह हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय विवाह हुआ था या नहीं हुआ था? हाँ होता था होता था। पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह किसका हुआ था? लिटरली से किया था हमारा हाँ? गुप्त में पढ़ रहे हैं अरे भाई हम क्या, मेरा क्वेश्चन है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह कब किसने किया? तो पूरी दुनिया में पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह करने का श्रेय जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को और हेलेना को। लेकिन गुप्त काल में तो चंद्रगुप्त बात भगवान बात हमने काल की बात ही नहीं की, मैंने सीधे बोला कि पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह कब हुआ, और वो ईसा पूर्व में हुआ था। इंटरनेशनल मैरिज का जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है वो चंद्रगुप्त मौर्य का, पहला इंटरनेशनल बेटा बिंदुसार बना और पहला इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय पुत्र जो है ये बोलने का कोशिश जाता है बिंदुसार, और पहला अंतरराष्ट्रीय पोता राम नहीं क्या नाम था हाँ अशोक 102 पोते थे, कहाँ से नाम ले, सबको ये तो छोटा था, मार्च गोवा में रहा जिसका नाम अपने लिए तो छोटा था, इसलिए इसका पहला का श्रेय नहीं हो सकता है। हाँ चलिए, छुआछूत थी कि नहीं? तुम बताओ छुआछूत थी कि नहीं? ठीक। एरन अभिलेख कहाँ मिला है? ये नाम एरन अभिलेख कहाँ मिला है? उड़ीसा में एमपी मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के सागर में एरन अभिलेख था। ये देखो अभिलेख और क्वेश्चन कभी भी मिस मत करना, अभिलेख गुफा स्तूप, क्योंकि एमसीक्यू का ये बेस होता है। इस अभिलेख में किसकी पत्नी के सती होने का प्रमाण मिलता है या उल्लेख मिलता है? इस अभिलेख में किसकी पत्नी के सती होने का या वृत्तांत वर्णित है? किसकी पत्नी सती हुई थी जो इसके लिए अभिलेख लिखवाया गया? गोपालन के पत्नी के सती होने का उल्लेख मिलता है एरन अभिलेख। गोपालन ऐसे आप इसको गोपराज भी कह सकते हो। गोपराज भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये अभिलेख लिखवाया किसने? ये अभिलेख लिखवाने का क्रेडिट जाता है भानुभक्त को। भानुभक्त अच्छा, वहां के जो पुरुष होते थे वो किस भाषा का प्रयोग करते थे? गुप्त काल में पुरुष जो होते थे वो किस भाषा का प्रयोग करते थे? बिल्कुल सही। अधिकांश गुप्त शासक जो है उनका धर्म हिंदू था। अधिकांश का मतलब कि आप 99% मान सकते हैं। और वो जो राजा थे वो खुद को ब्राह्मण मानते थे,
या फिर कुलीन वर्ग के होते हैं। हालांकि वन के बारे में कभी लोग पढ़े कि ब्राह्मण भी कहा गया है, क्षत्रिय भी कहा गया है, वैश्य भी कहा गया है, शूद्र भी कहा गया है। तो इसीलिए वो संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। तो पुरुष वहां के क्या प्रयोग करते थे, और महिला और शूद्र वहां किस भाषा का प्रयोग करते थे। पुरुष तो संस्कृत यूज करते थे गुप्त काल में, महिला कौन सा भाषा का प्रयोग करते थे, और वहां के जो शूद्र थे वो किस भाषा का प्रयोग नहीं, प्राकृत भाषा का प्रयोग करते। तो पुरुष संस्कृत और महिला और जो शूद्र होते थे वो प्राकृत भाषा। वे किसका नियम कानून मानते थे, रूल रेगुलेशन किसका मानते थे गुप्त साम्राज्य वाले, राजा राजा किसका नियम मानता, क्योंकि वो तो देवतुल्य मानता था अपने को ना। तो वहां पे जो रूल रेगुलेशन था वो मनुस्मृति पर आधारित, मनुस्मृति ग्रंथ है उसके फॉलोअर थे। मनुस्मृति जो रचना की गई है उसके द्वारा वहां पे नियम कानून बनाए मनुस्मृति। ओके, अब आते हैं आर्थिक व्यवस्था पे। आर्थिक व्यवस्था आर्थिक व्यवस्था पे आते हैं तो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था तो होगा ही, ये तो कॉमन सी बात है। फिर व्यापार भी था, कृषि में गेहूं जौ चावल, ठीक है। टैक्स की बात की जाए, मतलब भू राजस्व की बात की जाए तो 1/6 एक का छठा भाग, और ये भी लिया जाता था मनुस्मृति के अनुसार। मनुस्मृति में शायद इसका उल्लेख है कि जो भू राजस्व होगा वो 1/6 का सिस्टम दिया जाएगा, तो उसी के अनुसार वहां पर टैक्स लिया जाता था भू राजस्व व्यवस्था। और संग्रहण किया जाता था। जमीन का प्रकार, तो जमीन का प्रकार 2 प्रकार का कभी बताए थे। एक था नदी मात्रक जो नदी से सिंचाई होती थी, और ऐसा देव मात्रक जो वर्षा पे निर्भर था। देव मात्रक मतलब भगवान पे निर्भर है, भगवान के द्वारा पर डिपेंड है। तो वर्षा से पे जो खेत निर्भर हो जाता था देव मात्रक, और जो नदी से सिंचाई की जा सकती थी तो जाता था नदी मात्रक। तो 2 प्रकार की भूमि थी। उसके बाद वातभूत कर किसे कहते हैं, वातभूत कर किसे कहते हैं, वातभूत टैक्स क्या था। तो वातभूत कर जो है पूजा के लिए जल और हवा पर लगने वाला टैक्स। पूजा करने के लिए जब जल और हवा का प्रयोग होता था उस पर भी टैक्स लगा। वहां पे व्यापारिक जो समिति बनी हुई थी इसको निगम कहते थे। व्यापारिक जो समिति बनी थी उसको निगम कहते थे। और व्यापार आंतरिक भी था और बाह्य भी, ठीक है। बाह्य व्यापार किस किस से था, तो घोड़ा कहाँ गुप्त काल में घोड़ा कहाँ से था, अरब से। तो वैसे ही अरब, मिस्र, ईरान, इराक, सीरिया और चीन, इन देशों से व्यापार। अरब, मिस्र, ईरान, इराक, सीरिया और चीन, चीन से रेशम मंगाए जाते थे और अरब से घोड़े। अच्छा, वहां पे बंदर था गुप्त काल में, होगा तभी मैं बाहरी व्यापार। अच्छा। तो वहां पे स्थान, वहां पे 2 बंदरगाह मिले हैं गुप्त काल में। 2 बंदरगाहों की बात करती है। एक का नाम था ताम्रलिप्ति और दूसरे का नाम था भड़ौच। ताम्रलिप्ति और भड़ौच, ये 2 बंदरगाहों का जिक्र मिलता है। भड़ौच कहाँ है, गुजरात, गुजरात में, बहुत बढ़िया। और ताम्रलिप्ति कहाँ है, दक्षिण में, नहीं पूरब में है, बंगाल, उड़ीसा। बंगाल। ताम्रलिप्ति बंगाल और भड़ौच गुजरात। और वहां पे कला और संस्कृति की बात की जाए तो उसको स्वर्ण काल कहा जाता है। और स्वर्ण काल कहा जाता है वहां पे उसी कालखंड में
एक मंदिर बनी थी जो बहुत पॉपुलर है, उस मंदिर का नाम बताइए। गुप्त काल का सबसे अच्छा मंदिर का नाम बता दीजिए। विठल तो विजयनगर का है। गुप्त काल का बताओ। दशावतार मंदिर गुप्त काल में बना है, जो कि नागर शैली में बना है, नागर और पंचायतन शैली में। तो क्वेश्चन पूछेगा कि दशावतार मंदिर किस काल का है, या फिर ये पूछेगा कि ये किस शैली में बना हुआ है, नागर शैली और पंचायतन शैली। अब सवाल ये है कि दशावतार मंदिर में मूर्ति किसकी लगी है, किस भगवान के लिए, वो भगवान विष्णु के लिए बनाया गया। बहुत बढ़िया। ये कहाँ पे है, स्थान कहाँ है? इसका स्थान है देवगढ़, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। देवगढ़, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। देवगढ़, ललितपुर और उत्तर प्रदेश। और भी मंदिर मिले हैं, जैसे सांची का मंदिर। सांची में सिर्फ आप लोग स्तूप पढ़े हुए, लेकिन सांची का मंदिर भी गुप्त काल बनाया हुआ है, वो काफी पॉपुलर है। सांची कहाँ है? एमपी। फिर तिगवा का विष्णु मंदिर, ये जबलपुर में पड़ता है। जबलपुर कहाँ है? एमपी। फिर विष्णु मंदिर एरन सागर, यानी कि ये भी एमपी में ही है। पार्वती मंदिर नचना कोठार, ये भी एमपी में ही है। तो सांची हो गया, लिख लिए। तिगवा का विष्णु मंदिर लिख लिए, खाली विष्णु मंदिर एरन वाला लिख लिए, और पार्वती मंदिर भी नचना कोठार एमपी में है, इसको लिख लीजिए। तो ये सभी विष्णु मंदिर, ठीक है। उसके बाद शिव मंदिर है सतना में, घुमरा। घुमरा सतना में, ये भी मध्य प्रदेश में। तो विष्णु भगवान के साथ साथ शिव मंदिर की पूजा वहां की जाती थी, समझ में आ गया। साथ में कृष्ण मंदिर भी था। तो कृष्ण मंदिर है भीतरगांव, कानपुर में। कृष्ण मंदिर कहाँ है? भीतरगांव, कानपुर में। नहीं, कानपुर यूपी में नहीं है, राजस्थान में कानपुर में है। हाँ, लखनऊ यूपी में है। लक्ष्मण मंदिर भी है कृष्ण मंदिर के साथ साथ। हाँ, ये शेरपुर, जिसको रायपुर भी हम लोग कहते हैं। रायपुर समझ ही रहे कहाँ है, हमारे पड़ोसी राज्य में। करेक्ट। चलिए कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ, गुप्तों की आधिकारिक भाषा क्या थी? नेहा जी आप रेडी रहिएगा, वेद आप लोग पढ़ा देना, क्योंकि वेद इन लोग का है सिलेबस। संस्कृत। हाँ, आधिकारिक भाषा गुप्तों की संस्कृत थी। आधिकारिक मुद्रा क्या थी? दिनार थी, उसको सोने का था, और एक और था चांदी का। पन तो उसमें था, पन तो मौर्य में था। रुपए का तभी तो बताया थी, रुपए का सही रुपया बना, रुपए का। तो चांदी का तो रुपए का, और दिनार सोने का। सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त शासकों नहीं चलाए थे, ये तो क्लियर है। गुप्त काल के सोने के सिक्कों का ढेर कहां से मिला है? सोने के सिक्कों का बयाना से मिला है। इस सोने के ढेर के साथ ही आज की कक्षा किया जाए समाप्त। अगले क्लास में नया आएंगे और वैदिक काल से आप लोगों को अवगत करेंगे। धन्यवाद।